वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, आप लोगों का एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि मध्य प्रदेश के इतिहास को 2020 के अनुसार हमें किस तरीके से तैयार करना है। एक पॉइंट आपका था। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि जो एक कोर्स बार बार आप एक प्रश्न पूछते हैं, किताबें किस किताब से पढ़ा जाए, किस किताब से नहीं पढ़ा जाए, कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी किताब अच्छी नहीं है, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता था। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा प्रीलिम्स और मेंस 2020 के सिलेबस को कंपैरिजन करके कि आपके पास जो रिसोर्स उपलब्ध हैं उनमें से आपको यह देखना है कि कौन कौन से पॉइंट सिलेबस के अनुसार उपलब्ध हैं या नहीं है। क्योंकि मेरे अनुसार वर्तमान में खासकर मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित कोई भी पुस्तक अभी आज की डेट तक, जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको अलग अलग डिफरेंट रिसोर्सेस को भी ढूंढना पड़ेगा और आई एम नॉट श्योर कि वो किताब कब तक आपके पास में आएगी नहीं आएगी। इसी कारण से कुछ दिनों से जो मैं इसके रिसर्च के ऊपर लगा हुआ था, कुछ रिसोर्सेज वगैरह जहां से इकट्ठे हो पा रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे हम अलग अलग डिफरेंट अलग जगहों से रिसोर्सेज हमने इकट्ठे किए। एक बुक भी नहीं है कोई एक कि मैं आपको बता सकूंगी एक बुक से कोई चीजें हैं। खासकर जो बुक आज प्रचलित है उनमें से तो लगभग ज्यादा कुछ है ही नहीं है। अगर हम देखें बहुत अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं हमें बाहर से ही चीजें देखनी पड़ रही हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के सिलेबस को आज हम देखेंगे पूरी तरीके से। ऐसे ही इस सीरीज में कल मैं मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर चर्चा करूंगा, फिर मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करूंगा। क्यों करूंगा ये चर्चा? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा विषय है आपके लिए जो 2020 में प्रीलिम्स में लगभग 4 से 5 यूनिट और मेंस में भी लगभग आप मान के चलें कि 7 से 8 यूनिट को कवर करता है। यानी लगभग आप मान के चलें कि 200 से ऊपर का वेटेज आपका मेंस में और 40 नंबर के आसपास का वेटेज आपका प्रीलिम्स में है। तो हम लोग सीधे, ज्यादा बातों को घुमाए बिना सीधे हम लोग सिलेबस के ऊपर चलते हैं और सिलेबस को मैं आपको समझाने की कोशिश और डिकोड करने की कोशिश करता हूं। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आप कहीं भी कोई भी कोर्स या कोई भी बुक अगर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस समय आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल आपको नहीं मिला तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, वहां पर मध्य प्रदेश जैसा विषय आपके लिए एक कमजोर कड़ी साबित होगा। इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं स्वयं मध्य प्रदेश का कोर्स पूरा खुद ही लेके आ रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो कितना परफेक्ट होगा, कितना नहीं होगा, क्या चीजें होंगी या नहीं होंगी, बट हां, एक बहुत सटीक और लगभग उपलब्ध साधनों से ज्यादा जानकारी लेते हुए कोर्स में 5 अगस्त से आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा का जो हमारा कोर्स उसमें लॉन्च करूंगा। आप लोग जो भी 2020 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 10,000 में अभी आपका ऑफर के साथ में प्री प्रीलिम्स, मेंस और आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का कोर्स हमारे रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मध्य प्रदेश का भी काफी वहां पर जो नया कोर्स मैं इंक्लूड करूंगा वहां पे आपका कोर्स के साथ रहेगा। अलग से भी मध्य प्रदेश का कोर्स आपके लिए लगभग 2500 के आसपास में आपका मध्य प्रदेश बस का पूरा सिलेबस प्री प्लस मेंस का आपका अलग से अवेलेबल रहेगा। और यूट्यूब पे भी बहुत सारा आपके लिए मैं फ्री रखूंगा। पूरा सिलेबस तो फ्री नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन हाँ, काफी बिंदु आपको यूट्यूब पे भी फ्री मिलेंगे। और 2019 वाले जो तैयार करने वाले हैं उनके लिए 3500 में पूरा 2019 का कोर्स रक्षा एकेडमी पर अवेलेबल है। तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आप तैयार रहें अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम कब भी आएगा वो आप लोग जानते हैं। चलिए, बात हो गई यहां पर। अब हम लोग मुद्दे की बात पर यहां पर आते हैं। यह आपका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है जो आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। यह आपका प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस है, अगर इसको आप गौर से देखें तो, ठीक है। और यहां पर मैंने आपका मध्य प्रदेश का मुख्य परीक्षा सिलेबस यहां पर आपके लिए रखा हुआ। सॉरी, ये भी प्रारंभिक परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में यहां पर ओपन कर दूं, जस्ट एक सेकंड, माफी चाहूंगा, दोनों मैंने ओपन किए थे अभी। हाँ, ये देखिए 4th यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 4th यूनिट और 5th यूनिट आपकी इतिहास से संबंधित है। कहां पर? पेपर फर्स्ट मेंस 2020
फोर्थ और फिफ्थ यूनिट आपकी इतिहास से संबंधित है, बाकी आपके अलग हो गए। ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पे एमपी हिस्ट्री में 2 पार्ट हैं आपके, ये आपको बहुत फोकस करने हैं। फिर से आप यहाँ पे थोड़ा सा और देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट आपकी हिस्ट्री की है, सेकेंड यूनिट आपकी अगर देखा जाएगा तो एंशिएंट हिस्ट्री है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड आपकी लगभग मेडाइवल है, थर्ड आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, और फोर्थ यूनिट जो आपकी आ रही है, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट आपकी एमपी से रिलेटेड है। हर यूनिट में लगभग आपको पता ही है कि हर यूनिट का लगभग जो आपका वेटेज है वो 30 मार्क्स के आसपास आपका 10 यूनिट के साथ में कंपेरिजन हुआ है। तो इतिहास में हमें ये चीजें देखनी है। अब आप लोग पढ़ोगे प्री को, मेंस को, तो क्या चीजें हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर पहला जो अपना टॉपिक देखते हैं, और इसको नोट डाउन करना है आपको, कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। यही आप देख रहे हैं, आपको आई एम श्योर यहां पे दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश पूर्व घटनाएं और राजवंश, ये आपका पूरा है। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड में आपसे बोलूंगा कि आपको ध्यान रखना है प्री और मेंस में कहां पर क्या अंतर है। इंग्लिश में तो हालांकि कोई खास अंतर वहां पर नहीं है, लेकिन हिंदी में काफी अंतर है। तो यहां पर मैं प्री लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं मेंस लिख देता हूं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए अभी चलेंगे कि हमारे लिए डिस्कशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिन लोगों को जल्दी है वो लोग घूम सकते हैं, और जहां से भी आपको सही इंफॉर्मेशन हो यहां से लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहां पे मैं इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली दूंगा। प्री में पहले पॉइंट में आपको एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना है, वहां लिखा हुआ है राजवंश। ठीक है, और ये आपके जो राजवंश हैं ये प्राचीन से आपके स्टार्ट होते हैं और आधुनिक तक के लिए आपके आते हैं। ये प्री में हमने देखा, फिर से हम यहां पर देखते हैं। देखो वो पॉइंट जो कहीं ना कहीं आपने अगर मेरा प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी देखी होगी, जिन लोगों ने देखी है उनको पता है कि एक जो वर्ड आपका लिखा होता है, किसी भी हम बात करें आपके सिलेबस की बात करें, इसमें एक एक वर्ड जो आपका लिखा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उस वर्ड को आप नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस सिलेबस में पीछे रह जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको समझना है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। महत्वपूर्ण घटनाओं को हमें कहां से देखना शुरू करना है, हमें प्रागैतिहासिक काल से, या इतिहास की जो शुरुआत मध्य प्रदेश का जो एक प्रकार से सृजन हुआ, इस भूमि का जो सृजन हुआ, भूगोल के जब जियोमॉर्फिक आपका भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं बताऊंगा, जिस जगह से मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र का सृजन हुआ उस समय से लेकर जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि आप यदि देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे अवशेष आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे अलग अलग स्थानों पे आपको मिलते हैं। कई आपकी गुफाएं, बाकी गुफाएं, कई पुरानी आपकी चित्रकला गुफाएं आपको ऐसी मिलती हैं जो आपको पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण कालीन बहुत सारी घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। ये आपकी प्राचीन इतिहास में यदि देखें, उसी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अलग अलग काल में, चाहे आपका मौर्य काल हो, चाहे आपका गुप्त काल हो, कोई भी एक काल हो, उस काल के अंतर्गत इस क्षेत्र में महाजनपद काल, या कोई भी आप बौद्धकालीन ले लीजिए, जैन कालीन, कहीं भी ले लीजिए, कौन से राजा, कौन कौन सी घटनाएं क्या मध्य प्रदेश में हुआ, ये सब की सब घटनाक्रम आपके पूरे यहां पर आपको देखना है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के सृजन से लेके वर्तमान में मध्य प्रदेश के गठन तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी हुई हैं वो सभी आपकी इस टॉपिक के अंतर्गत आपकी कवर होंगी। आप इस टॉपिक को सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते हैं, और ना आपको देखना चाहिए कि आपने 4-5 पेज में मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं कि यहां पे शुंग वंश था, यहां पे कणु वंश, यहां पे ये वंश था, यहां वो वंश था, मौखरी वंश, जो भी वंश आपके हैं पूरे वंश आपके दिए गए थे यहां पर, ठीक है, ये उसका नहीं, आपको घटनाक्रमों के साथ में उसको पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे जो पॉइंट मैंने आपको नोटिस करने के लिए बोला था वो मैंने बोला था ये वाला आपका, कौन सा, राजवंश। यहां यदि आप देखोगे आपकी 5वीं यूनिट में 30 नंबर में एक चीज आपकी दी गई है, वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। हालांकि अंग्रेजी में दोनों को डायनेस्टी की बात कही गई है, तो यहां पर जो वर्ड मैंने यहां पर आपको नोट करने के लिए बोला था बोर्ड में, यहां पर राजवंश ध्यान रखिएगा, और यहां पे जो आपका वर्ड एक आ रहा है वो आपका आ रहा है रियासतें और प्रमुख रियासतें। अब ये पॉइंट में क्यों आपको इतना डिस्क्राइब कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप पढ़ोगे या आपको कोई कोचिंग वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाएंगे
तो इस वक्त आपको यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि राजवंश की बात जब यहां पर हो रही है तो राजवंश की बात में इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया है कि ये किसी क्षेत्र विशेष के राजा की बात कर रहे हैं। इतिहास में जितने भी राजवंश भारत में रहे उन सबकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ आपको जब से, चाहे गुप्त काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे महाजनपद काल हो, चाहे मध्यकाल हो, कोई भी जो आपका एरा निकला है उस समय जो राजवंश भारत के अंतर्गत राज करते रहे हैं उनके बारे में आपके पास में जानकारी होना चाहिए प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार। इसी प्रकार से आप 2019 का प्रश्न देख लीजिए कि आपसे हृदय शाह के बारे में पूछा गया। तो अब पिछली बार जबकि राजा और राजवंश आपके डिफाइंड नहीं थे, सिर्फ एमपी की हिस्ट्री लिखी हुई थी, फिर भी आपसे एक हीरापुर जगह, छोटी सी जगह का आपका नाम आपसे पूछ लिया गया। अब तो आपके पास में डिफाइन है। तो जब आप प्रारंभिक परीक्षा में राजवंश को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका राजवंश प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक समस्त राजवंश यानी कि डायनेस्टी से रिलेटेड है। यहां जो बात कर रही है रियासतों की बात चल रही है, यहां स्टेट्स की बात चल रही है हिंदी के हिसाब से। हालांकि अंग्रेजी में इन्होंने इसको भी डायनेस्टी लिखा हुआ है। अगर मेंस के पेपर में आप देखो एक बार, अगर मैं गौर से आपको अंतर दिखा दूं, यही एक कंफ्यूजन होती है जो लोगों को थोड़ा क्लियर करना चाहिए। जैसे अगर हम इसकी इंग्लिश वाले मीडियम में चलते हैं, इंग्लिश में देखते हैं इसी को, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, ये देखिए, सॉरी, ये रहा आपका, आपको एक जो गौर करने वाली बात है यहां पर, हिस्ट्री कल्चर, एक सेकंड, ये रही डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम बिगिनिंग टिल इंडिपेंडेंस। यहां पे डायनेस्टी यहां भी लिखा है और ऊपर यदि आप प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम में, तो वहां पर भी डायनेस्टी वर्ड का ही यूज किया गया है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें और थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर दें और प्रश्न की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करें तो रियासतों का मतलब डायनेस्टी नहीं होता है। कह सकते हैं रियासतों का मतलब एक स्टेट का मतलब होता है कि हां बुंदेली रियासत थी, वगैरह रियासत थी। लेकिन यहां जो फोकस आपका मेंस में जो मेन है वो पूरे राजवंशों के साथ में नहीं है, इनका कुछ प्रमुख राजवंशों के साथ, यानी गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल। यानी कि मेंस में जो बेसिकली आपसे पूछा गया है वो आपका अधिकतम आपका मध्यकाल प्लस आधुनिक काल। यहां पर जो इतिहास में आपको डायनेस्टी को पढ़ना है वहां पर मध्यकाल और आधुनिक काल के तौर पर पढ़ना है। तो प्री की जब आप लोग तैयारी करें, हालांकि मेंस में भी ऐसा नहीं है कि मेंस में आपसे पुराने नहीं पूछे जा सकते, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर मेंस में आप राजवंशों पे ध्यान दें, क्योंकि एक बात मैंने कही थी कि आपको राजवंश जो प्रमुख है वो आपके मेंस में डिफाइन किए गए हैं, लेकिन मेंस में जितने डिफाइन किए गए हैं अगर प्रारंभिक परीक्षा में आपको तैयारी करना है तो उनके अलावा आपको सारे के सारे राजवंश पढ़ने पड़ेंगे। और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मुख्यतः मध्यकाल या आधुनिक, यानी गोंडवाना लगभग आप अगर देख लेंगे पूरे, तो ये मध्यकाल और थोड़ा सा अगर इसको आप देख लें तो आपका आधुनिक काल, इनसे संबंधित ही आपको जानकारी मेंस में रखनी है, प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता तक इन सभी राजवंशों के बारे में। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मुख्य परीक्षा में रियासतों की एक सीमा है, लेकिन उस सीमा के साथ आपको ध्यान रखना है कि चाहे गोंडवाना हो, चाहे बुंदेली हो, चाहे बघेली हो, चाहे होलकर हो, इनकी शुरुआत से लेकर स्वतंत्रता तक इनकी जो परिस्थिति रही है, ये पूरी बुंदेली जितने भी आपके राजवंश रहे इनकी पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। यहां तक की कोशिश ये करें कि आपके पास में इनके प्रथम और अंतिम शासकों के बारे में भी जानकारी आपके पास में होना चाहिए। कोशिश आपको ये करनी चाहिए, हालांकि डिटेल इतनी नहीं मिल पा रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। बट आप जब इसको पढ़ें तो मेंस का फोकस आपका रहे इन सभी राजवंशों के ऊपर या रियासतों के ऊपर, मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर प्रीलिम्स में आप पढ़ें तो प्रीलिम्स में आपका पूरा का पूरा ध्यान कहां पर रहे, आपका प्रीलिम्स में पूरा का पूरा ध्यान रहे किस बात के ऊपर कि आप प्राचीन काल से लेके मध्यकाल होते हुए आधुनिक काल तक के समस्त राजवंशों के बारे में एक पेज बनाओगे। कौन प्रमुख शासक था, किसने क्या किया,
कौन सी घटनाएं इसके सम्मुख हुई। इस तरीके से आप पहली यूनिट को तैयार करोगे तो आपकी मध्य प्रदेश की पहली यूनिट तैयार होगी। मैं फिर बता रहा हूं, आज के इस वीडियो में मैं इतिहास बताऊंगा, अगले वीडियो में मध्य प्रदेश का भूगोल और उससे संबंधित कहां कहां पे प्रश्न आपके आ सकते हैं वो आपको बताऊंगा कल के में। और परसों के वीडियो में, यानी आपका कल 2 तारीख हो जाएगी, 3 तारीख के जो वीडियो होगा आपका, उस 3 में मध्य प्रदेश की आर्थिक और आपकी राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा, कहां से पढ़ना है। और 5 तारीख से मैं आपका मध्य प्रदेश का कोर्स, आपका जो हमारा ऑलरेडी प्रारंभिक परीक्षा वाला कोर्स है, उसमें लॉन्च करना शुरू कर दूंगा। और साथ में आप लोगों को भी ऑनलाइन भी कुछ प्रमुख चीजें बताना यहां पर 5 तारीख से शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 2 जो आपका कॉमन होता है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। यहां पर भी आपका टॉपिक दिया गया है, सेम है। और ये आपको देखना है 30 नंबर की 5 यूनिट आपके रियासतों पर आपके 30 नंबर के प्रश्न आने हैं, तो आपको सीरियसली इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हां, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, खासकर वर्तमान मध्य प्रदेश भौगोलिक के संबंध में, ये 2 पॉइंट स्टार लगा हुआ है, इस पर भी आप समझ लीजिए। तो जब प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश का आप योगदान करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, तो यहां पर एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, अपितु चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, चाहे वो कृषक विद्रोह हो, चाहे फिर आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया कोई विद्रोह हो जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो समस्त आपको पूरा पूरा स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, ना कि सिर्फ 1857। तो 1857 बस को आप स्वतंत्रता आंदोलन ना समझें। मध्य प्रदेश का योगदान स्वतंत्रता के लिए जिन जिन जगहों पर हुआ है पूरे ब्रिटिश काल के अंतर्गत, वो पूरा आपको पढ़ना है, जनजातीय प्रोस्पेक्टस से भी, नॉर्मल तरीके से भी। कहां पर? प्रारंभिक परीक्षा में, कि कहां पर कौन सा आपका आंदोलन हुआ था, ये इजीली आपको मिल भी जाएगा बहुत सारी जगहों पर, और मैं भी आपको अच्छे से कवर करा दूंगा। यहीं पर मेंस में भी सेम इस टॉपिक को आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। जो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक संदर्भ से मतलब है कि जैसे छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, मान लीजिए झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, इस तरफ मान लीजिए राजस्थान में कोई हिस्सा कभी आप इतिहास में मध्य प्रदेश में पढ़ते थे, तो जितना आपका क्षेत्र, जितने जिले और जितना क्षेत्रफल आपका आज की डेट में मध्य प्रदेश का है, उससे संबंधित जितने आपके आंदोलनकारी रहे, केवल आपको यह पढ़ना है। उससे ज्यादा, मान लीजिए नागपुर के आंदोलनकारी को अगर यदि आप मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ रहे हो, तैयारी करना चाह रहे हो, तो मुख्य परीक्षा में वो आपके काम नहीं आएगा। आपके लिए सुभाष चंद्र बोस काम आ जाएंगे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के झाबुआ से संबंधित हैं। चंद्रशेखर आजाद, सॉरी नॉट सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आपके लिए काम आएंगे, माफी चाहूंगा, जबान से निकल गया आपके, चंद्रशेखर आजाद। तो जो आपके आज के मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के अंतर्गत आपके आंदोलनकारी रहे, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। आंदोलनों के साथ में यहां पे, इसमें भी आप अगला पॉइंट जो आप देखते हैं यहां पर प्री में भी, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला, ये प्री में हो गया। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, बोलियां, ये भी आपका नॉर्मल टॉपिक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ये आपको पूरा मिल जाएगा। प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, ये भी आपका सीधे सीधे जो भी किताबें आज आपके पास में अवेलेबल है, मैक्सिमम में ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, जितने भी आपके साहित्यकार रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ वर्तमान के यानी आधुनिक साहित्यकार नहीं, बल्कि कालिदास को भी इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे, भर्तृहरि को भी आप यहां पे इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, पुराने जितने भी साहित्यकार हैं उनको भी आप पूरा इन्वॉल्व करेंगे और उनकी कृतियों के बारे में जानकारी लेंगे यहां पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, इनके बारे में जानकारी लोगे। और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये एक नई टॉपिक आपका इंट्रो हुआ है यहां पर, कि जनजातियों में चाहे आपके टांट्या भील हो, चाहे जितने भी आपके महान जनजातीय क्रांतिकारी हुए हैं, प्रमुख व्यक्तित्व जो आपके जनजाति के क्षेत्र में हो, सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, जो भी प्रमुख व्यक्तित्व आपके जनजातीय में हुए हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। अब कहोगे सर ये तो मैंने आप लोगों ने देखा ही हुआ था, तो मैं आपको यहां पे स्पेशल क्या बता रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध चीजें तो आपके पास में हैं, क्योंकि सीधे सीधे आप पढ़ोगे कि आप जातियां, जनजातियां पढ़ लोगे, स्थापत्य कला में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी आपके दिए गए हैं वो आप पूरे पढ़ लोगे, महल पढ़ लोगे, सब पढ़ लोगे। ठीक है, धार्मिक पर्यटन स्थल के अंतर्गत, धार्मिक एवं अन्य पर्यटन स्थल के अंतर्गत भी आप इन सब चीजों को पढ़ोगे। लोक कला, लोक साहित्य जो भी आपके दिए गए हैं, भाई भील का क्या है, किनका क्या है, पूरा आप पढ़ लोगे। ये सब चीजें जो आपके पास फैक्चुअल चीजें हैं प्री के अकॉर्डिंग, तो आप पढ़ लोगे। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको बताना चाहता हूं, मेंस में आपको जरा इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। ये पॉइंट गौर से पढ़िए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसमें मध्य प्रदेश के विशिष्ट संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों,
साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। ये तो नॉर्मल हो गया आपका टॉपिक। सेकंड टॉपिक को जरा आप गौर से समझिए जो आपको पढ़ना है। यहां पर इन्होंने ये नहीं पूछा कि मध्य प्रदेश के प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने ये नहीं पूछा कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला, क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाएगा या किस तरीके से आप सिलेबस के विमुख जाओगे और आप जो आप पढ़ोगे, या कई लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे यहां पर पढ़ाते वक्त, इस बात का ध्यान रखेंगे, वो यहां पर आपको प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही, जैसे यहां पर कलाएं दी गई हैं कि हाँ भाई मध्य प्रदेश की ये प्रमुख कलाएं हैं, ये स्थापत्य कला है, ये जनजाति थी, ये बोलियां थी, यही सेम टू सेम चीजें आपको मेंस में भी चेपेंगे और चेप रहे होंगे। और जो आपके पास में वीडियोस आपको मिलेंगी ऑनलाइन है आजकल, उसमें आप देखोगे सीधे तरीके से चलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा सा इस बारे में सावधान रहना है। आपको एक बात को समझना है कि यहां पर इन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं पूछे हैं, इन्होंने उनके प्रमुख पक्ष पूछे हैं। पक्ष पूछने से मतलब क्या, सेलिएंट फीचर्स आप इनको मान सकते हैं कि अगर कोई कला प्रारूप हमारे यहां पे है तो क्यों है, कोई साहित्य है तो क्यों है, वास्तुकला में यदि कोई मंदिर बना है तो उसकी शैली क्या है, हमें उसकी डिटेल को भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी, जैसे आप इतिहास में जब आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में खासकर पढ़ते हो देश के बारे में, तो वहां पर आप सब चीजें पढ़ते हो कि कौन कौन सी जनजातियां थी, क्या थी, किस तरीके से वो अपने पर्वों को मनाती थी, उन पर्वों का महत्व क्या था, उन उत्सवों का। केवल ये नहीं कि वो उत्सव मनाया जाता है, नहीं, उत्सव का नाम तो आपको प्रिय पढ़ना है, वो उत्सव, वो पर्व क्यों मनाया जाता है, कौन सा आपकी खेत की कटाई से संबंधित है, कौन सा आपका दिवाली से है, कौन सा बुवाई से है, कौन सा आपका शोक में मनाया जाता था, कौन सा आपका उल्लास में मनाया जाता था। ये जो कला और संस्कृति पूरी आपकी ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, आपको उसके प्रमुख पक्षों को पढ़ना है, तब जाके आपका मध्य प्रदेश का इतिहास आपका पूरा होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में जब आप इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं राजवंश को पढ़ेंगे, तो यहां पे प्रमुख घटनाओं के साथ में जब आप राजवंश को देखेंगे तो आपको प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के सभी राजवंशों के बारे में बात करना है। अगर आप मेंस की बात करेंगे तो मेंस में आपका प्रमुख फोकस जो रहना है वो कुछ प्रमुख रियासतों, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना कि मेंस में जितने नाम दिए गए हैं केवल आप उतना ही पढ़ के चले जाओ। अगर आप उतना पढ़ के जाओगे तो प्री में आपको उससे ज्यादा भी पूछा जाएगा, इसलिए प्री में आपको राजवंशों को पूरा पढ़ना है और मेंस में आपको प्रमुख प्रमुख जितने आपके दिए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो आंदोलन आपको पढ़ना है, ये नोट डाउन करते चलिए, उसमें आपको मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल में जितने स्थान आ रहे हैं उसमें जो घटनाएं हुई स्वतंत्रता संबंधी केवल आपको उतनी ही पढ़नी है। प्री के अंतर्गत आपको चाहे वो कला हो, स्थापत्य कला हो, जनजाति, उनकी बोलियां, लोक संगीत, त्योहार, पर्व, लोक साहित्य, साहित्यकार, उनकी कृतियां, पर्यटन और पर्यटन स्थल हो, प्री में आपको सबके एग्जाम्पल्स यानी कि नाम पढ़ने हैं कि कहां पर कौन सी आपकी बोली बोली जाती है, कहां पर कौन सी आपकी जनजाति पाई जाती है, कहां पर आपकी क्या, कौन सा मंदिर है, कौन सा मस्जिद है, कौन सा गुरुद्वारा है, कौन सा किला है, ठीक है, क्या गुफाएं हैं, क्या चीजें हैं, कैसी चित्रकला थी प्राचीन काल से लेकर, ये सब चीजें आप पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स यहां पे पढ़ोगे, क्यों थी, कौन कौन से पक्ष सम्मिलित थे, किन किन का प्रभाव था, ये सब आपको मुख्य परीक्षा के साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो आज यदि जो हमने इतिहास में आप अगर देखेंगे तो कम से कम 30-60 नंबर की तो केवल आपकी मध्य प्रदेश की इतिहास आपसे मुख्य परीक्षा में पूछी जाएगी, 60 नंबर की, ये आपको पता है। और लगभग यहां 10 नंबर में मध्य प्रदेश के इतिहास से आपके प्रश्न अलग अलग आएंगे। ये जो चीजें थी ये मुझे आपको यहां पर आज बतानी थी कि आप जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उस इतिहास को, जो भी आपके पास में किताबें हैं इतिहास को लेके वो इनफ नहीं है, आप थोड़ा सा रिसर्च करें, अलग अलग पुस्तकों को देखें और थोड़ा सा ध्यान दें कि कहीं इस ऐतिहासिक जो सबसे कठिन पॉइंट है
इसमें कहीं आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाएं। कहां पर पूरे प्राचीन से लेकर वर्तमान तक राजवंश पढ़ने हैं, कहां कुछ प्रमुख राजवंश करने हैं, कहां पर हमें मंदिरों के नाम और उनको बनाने वालों के नाम रटने हैं, और कहां पर हमें मंदिरों को किस प्रकार से बनाया गया है उसके बारे में, कौन सी शैली, नागर है, द्राविड़ है, कौन सी शैली है, क्या चीजें हैं, ये हमें पढ़नी है। ठीक है, ये आपको विश्लेषण ध्यान रखना पड़ेगा। प्री आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, फैक्चुअल बेस्ड पे सारी सीधी चीज रखनी पड़ेगी, लेकिन जब इसमें आप मेंस को इंक्लूड करोगे तो आपको उसके अलग अलग एस्पेक्ट, उसके अलग अलग पक्षों का भी ध्यान देना पड़ेगा। कई लोगों को लग सकता है कि मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को पहले भी इतिहास को पढ़ाया जाता था मध्य प्रदेश के, और आज भी जो मध्य प्रदेश का इतिहास आपका पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा, वो आपका वर्तमान में रिसोर्सेस, क्वालिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस, ये अभी आपकी कहीं पूरी नहीं हो रही है। तो जो भी 2020 वाले लोग हैं वो विशेष ध्यान दें इस टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास बस आपका 60 नंबर का मेंस में और लगभग 10 नंबर का प्रीलिम्स में केवल हिस्ट्री से प्रश्न आपके आने हैं, लगभग। ये बहुत बड़ा वेटेज डिसीसिव हो सकता है हिस्ट्री। मैं कल आपको ज्योग्राफी भी बताऊंगा, फिर आपके पॉलिटी को भी बताऊंगा अगले वीडियो में, और फिर इसके अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे कहीं से भी मुझे पढ़ाना पड़े। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी करके ले आऊंगा, बट जितनी आपको उपलब्ध है उससे कई गुना चीजें हमारे कोर्स में नोट्स के साथ में आपको मिल जाएंगी। तो आप रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ वीडियो जो फ्री आएंगे और जब आप उनको देखेंगे तो आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि मैं क्या अंतर की बात कर रहा था, वो अंतर आपको दिखाई देगा। और 5 तारीख से मध्य प्रदेश का सिलेबस हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को आधार बना के अलग से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो मेरी क्लासेस वगैरह चलनी थी, तो जो मेरा स्टूडियो तैयार होना था यहाँ पर छतरपुर में जहां पर मौजूद हूं, वो आपका तैयार हो रहा है, कुछ और टीचर आपके आ रहे हैं, तो और बाकी क्लासेस भी आपकी इसी वीक के अंत तक आपकी रेगुलर होने की संभावना, यानी कल तो संडे हो जाएगा इस वीक नहीं, अगले वीक में जो आपका टाइम आ रहा है उस वीक के अंत तक आपकी सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। कब सिलेबस कंप्लीट होगा, कब एग्जाम होगा, उन सब बातों के सवालों से हटके आप आज अगर 2020 का वेट कर रहे हैं या 2019 में आप आशंकित हैं, तो आप 2020 के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विश्लेषण में क्या आपको सही लगा, क्या नहीं लगा, आपके कोई सवाल है आप कमेंट्स में जरूर पूछें, मैं इस वीडियो के कमेंट्स जरूर देखूंगा, बाकी नहीं देख पाता हूं मैं इसके जरूर देखूंगा, आपको जवाब दूंगा। और 5 तारीख से इस कोर्स को मैं ऑनलाइन आपके लिए लेके आ रहा हूं। जहां कोई डाउट, जहां पर कोई भी शंका हो, उसके लिए लगातार आप पूछ सकते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आने वाले रक्षाबंधन की भी बहुत ज़्यादा आपको मुबारकबाद। सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, है ना, घर के अंदर रहें, घर के अंदर बैठ के अपनी पढ़ाई करें, नकारात्मकता से दूर रहें। एग्जाम होगा और बहुत जल्दी होगा। जय हिंद, जय भारत।